नमस्कार एस्पिरेंट्स, हम मैं 10 भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ट्रिक का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन जो है वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे और आंसर कीज पूरा देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितना सवाल बीपीएससी ने पूछा है, और उसके बाद बीपीएससी ट्री 4 के लिए हम लोग को क्या एक्स्ट्रा करना है और इस पर कट ऑफ कितना जा सकता है हर कैटेगरी के वाइज। ठीक है, तो वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं और थोड़ा बहुत डिस्कशन रखेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं रखेंगे इसमें। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के लेवल को भी अनुमान करने का। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पहले टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं कि यहाँ पर कुछ ऐसा चलता है। बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दोज पीपल हु आर कनेक्टेड टू मी, जो मुझसे जुड़े हुए थे उन लोगों को मैं बहुत सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ घर में समस्याओं के कारण मैं आप लोगों से मतलब कुछ ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाया इस बार। ठीक है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए आइए टॉपिक पे। 71st क्वेश्चन क्या कहता है कि डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ। तो ठीक है, तो इसमें नैंड गेट इसका एग्जांपल हो जाता है, सॉरी आंसर हो जाता है। राइट, नैंड गेट इसका आंसर है। नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट, तो ये इसका आंसर ये हो जाता है। ये क्वेश्चन का लेवल जो है मैंने लो ही रखा है, डिजिटल लॉजिक से सवाल है। ठीक है, तो ऊपर में यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना हर सवाल में, वो टॉपिक का नाम है। डीएल इज डिजिटल लॉजिक से सवाल पूछा गया है। ठीक, और जो इस साइड में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये आपको लेवल लिखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, लेवल मिलेगा, और यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा। अब ये लेवल और टॉपिक जो हैं वो मेरे हिसाब से, अब टॉपिक कभी कभी ना माने इंटरलिंक्ड हो सकती है। जैसे ओएस का जो कोई सवाल पूछा है वो हो सकता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी होता मैंने पढ़ाया जाता हो, तो उतना हम लोग उस चीज़ नहीं पढ़ेंगे। मोटा मोटी मेरे हिसाब से जो मुझे लगा टॉपिक का सवाल है वो मैंने डाल दिया है। लेवल जो है वो मेरे अनुमान के हिसाब से है कि बीपीएससी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जो भी हैं उनको मैंने सीधा लो लेवल में डाल दिया है। जो भी थोड़े से मतलब क्वेश्चन सिंपल ही है, बट उनके ऑप्शंस थोड़े मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलग टाइप का, अलग मतलब थोड़ा टफ टाइप का है कि यार ये होगा या ये होगा, या मतलब ऐसा दिमाग में लगता है ना कि कभी कभी लगेगा आपको कि ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, यार नहीं बी ही सी सही होगा। तो ऐसा जब कन्फ्यूजन वाला जो ऑप्शन है ना, उसको मैंने मीडियम में डाला है, और हाई में उसको डाला है जो मतलब सपने में भी नहीं था कि वो पूछ देगा बीपीएससी। ठीक है, तो हाई क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें। चलिए आते हैं सेकंड टॉपिक पे। पहला टॉपिक आपको क्लियर है, डिजिटल लॉजिक से लो लेवल का सवाल था। ठीक है, कौन सा हम लोग सर्किट, डिजिटल सर्किट यूज़ करते हैं, रिपीटेड यूज़ ऑफ किस चीज़ से यूज़ करके बना सकते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल गेट एंड दैट इज़ नैंड गेट। दूसरा सवाल जो है वो है डिजिटल लॉजिक से ही है, इसको मैंने हाई लेवल रखा है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, हाई लेवल है तो है, अब तो एग्जाम हो चुका है। तो डिजिटल लॉजिक से हाई लेवल सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के लिए क्या करेक्ट है। ठीक है, तब ये क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वेश्चन में ज़्यादा टफ पढ़ के नहीं लग रहा है, लेकिन इसके ऑप्शंस के कारण मैंने इसको क्या किया, हाई लेवल में रखा है। द यूज एनालॉग सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। डिजिटल सर्किट है तो एनालॉग सिग्नल नहीं यूज करेगा, डिजिटल सर्किट यूज करेगा, करेक्ट। ठीक है, दे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन यूजिंग कंटिन्यूस वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होता, यहाँ पर डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो 0 and 1। डिस्क्रीट सिग्नल्स होंगे, 0 और 1 होंगे। ठीक, दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। नहीं, ये हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए ही सुटेबल होते हैं। तो तीनों ही इसमें जो ऑप्शन है ये गलत है, इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों, क्या पूछा यहाँ पर, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछता तो डी हो जाता। ये आपने क्या पूछा यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं, यानी कि ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऐसा था इसलिए इसको हाई लेवल में डाला है। ठीक है, what is which of the following is an example of डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या एग्जांपल है, ये लो लेवल सवाल है। ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा। अब अगर आप किसी को भी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कोई भी अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा ना थोड़ा कहीं तो आपने नाम सुना ही होगा कि कंप्यूटर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है। अगर कंप्यूटर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ होता है और मोबाइल को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर पाते हैं, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन भाई भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई बोल सकते हैं, लेकिन भाई भाई ही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी वहाँ से चला जाता है। अब डिजिटल कैमरा इज ऑल्सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, उसमें भी है। ठीक है, तार वगैरह कनेक्ट करके आप बहुत कुछ काम उसमें कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लो लेवल रखा है, क्योंकि ए और बी जो है आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए था एग्जाम में। बहुत ईजी सवाल था ये, क्योंकि इतना ईजी सवाल आगे बीपीएससी ने नहीं पूछा है। एंड और गेट हैज़ 4 इनपुट्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल विल बी। ठीक है, 4 इनपुट हैं, तो कितने ट्रूथ टेबल बन जाएंगे। ठीक है, 2 की पावर 4 बन जाएगा ना। ठीक है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं 0 0 करके। ठीक है, 0 0 0 1। ठीक है, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये लास्ट में अपना 1 1 1 1 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 15 है, राइट। और ये क्या है, 0 है, 0 है, यानी कि 1 से लेकर इसका क्या है, 1 है।
तो 1 से 15 तक गए, यानी कि 15 काउंट हो गया, और ये वाला काउंट और जोड़ लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में कितने वर्ड्स आ जाएंगे? 16 वर्ड्स आ जाएंगे। डिजिटल लॉजिक सवाल था, इजी सवाल था ये। ठीक है, ये आना चाहिए था। आगे आते हैं, व्हाट डज नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल चेंजेस, सॉरी, व्हेन डज अ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो अगर नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, नेगेटिव लेवल अगर मैंने फ्लिप फ्लॉप अगर नेगेटिव स्टेज में है तो उसको नेगेटिव ही क्लॉक पल्स मिलना चाहिए। ठीक है, तभी वो चेंज करेगा। नीचे होगा क्लॉक, उसमें पल्स मिलेगा, वो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन द क्लॉक इज नेगेटिव, मीडियम लेवल सवाल था, क्योंकि थोड़ा हम लोग इस तरह की चीज़ें कम पढ़ते हैं। वैसे एक सही बात बताऊं, बीपीएससी ने बढ़िया मजा लिया है इस बार। मतलब जो पहला बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 में जो निकाल के ले गए वो बहुत बढ़िया। अभी तो इसमें तो वो लोग भी क्वालिफाई, आधे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस पेपर को। मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चन सवाल पूछा था। बढ़िया से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि टफ ज़्यादा था। राइट, व्हाट डज अ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल चेंजेस, व्हेन कब चेंज करता है नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप? तो ये हो जाता है जब क्लॉक नेगेटिव होता है। ठीक है, ये मीडियम लेवल सवाल था, डिजिटल लॉजिक से ही था। यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। when edge triggering is used, the output signal is activated when the trigger edge is detected। ठीक है, the is detected and change state, यानी ये कहना चाह रहा है कि जब हम लोग एज ट्रिगरिंग यूज़ करते हैं तो जब निगेटिव होगा, ये अपना जो फ्लिप फ्लॉप है, जब ये निगेटिव पे होगा और द आउटपुट सिग्नल इज एक्टिवेटेड व्हेन द ट्रिगर एज इज डिटेक्टेड, तो ये ट्रिगर एज क्या है? निगेटिव वाला ही है। तो जब इसको क्लॉक निगेटिव में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन 101? इसको एंड ऑपरेशन करना है बाइनरी में। ठीक है, अब बहुत ईजी सवाल था, इसमें तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, मैंने ऑपरेशन करके बगल में बता भी दिया है। इसके बाद आ जाता है 77 नंबर सवाल, इन अ हाफ एडर सर्किट व्हाट आर द आउटपुट्स। ठीक है, डिजिटल लॉजिक का सवाल है, हाफ एडर सर्किट है, तो हाफ एडर में क्या हो जाता है? सम हो जाता है यार, एक कैरी हो जाता है। ठीक है, मीडियम लेवल सवाल है, क्योंकि हम लोग हाफ एडर वगैरह थोड़ा कम पढ़ते हैं, है ना। तो जो लोग भी नेगलेक्ट किए होंगे डिजिटल लॉजिक को, उनको बढ़िया से खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से सवाल है। ठीक है, और ये लो लेवल सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। अब क्या है कि ये सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। मैंने इसको लो लेवल क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी जो तैयारी कर रहे होंगे उनको एटलीस्ट यहाँ पर रोम तो दिखा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रोम दिख रहा है तो आप आंख मूंद के मोर देन वन वो मार दीजिए। ठीक है, इनफैक्ट पी रोम, ई पी रोम, एम रोम और डबल ई पी रोम, ठीक है, ये सारे ही जो है आपके रोम की कैटेगरी में आते हैं। राइट, ये मोर देन वन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन से भी आप इसको मतलब तुक्का भी मार के आप निकाल सकते थे इसको। व्हाट इज पीएलए? ठीक है, अब इसके पीएलए के बारे में नहीं पूछा, पीएलए के बारे में पूछता तो ये मीडियम या हाई लेवल जा सकता था। बस पीएलए का फुल फॉर्म पूछा है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का सवाल है, और ये लो लेवल सवाल इसलिए मैंने इसको बोला है। ये प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इस तरह का सवाल जो है ये एग्जाम में होने चाहिए, क्योंकि जो सवाल नहीं होने वाले हैं वो तभी आने बाकी ही है ना। तो इस तरह का आप नहीं करेंगे तो वो तो आपसे और भी नहीं होगा। ठीक है, हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन 8-to-1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर सवाल है, मीडियम लेवल सवाल है, इसको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर है। अब ये क्या बोल रहा है? 8-to-1, मतलब 8 इनपुट होगा, 8 इनपुट होगा, 2 4 3 4 5 6 7, कितना हो गया यार? 3 4 7, अब 8 हो गया। ठीक है ना, 8 इनपुट है, 8 इनपुट है। ठीक है, और आउटपुट कितना होगा? 1 होगा आउटपुट 1 है। अब यहाँ पर क्या होंगे? सिलेक्ट लाइन्स होंगे। ठीक है, अब ये कितना होना चाहिए सिलेक्ट लाइन्स, ये पूछा गया है। ठीक है, हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड। तो अभी 8 में से कोई सा भी नंबर अगर आपको चूज़ करना है तो आपको क्या चाहिए? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻³ लिख सकते हैं, यानी कि 3 बिट का हमको ये चाहिए, सिलेक्शन लाइन्स चाहिए। तो इससे क्या होगा? S1 S2 S3, 3 बिट का क्यों चाहिए? 3 बिट का ही होगा तभी तो 8 तक पहुँचेंगे। मान लीजिए 8 में से कौन सा लाइन चूज़ करना है, तो 0 0 0 0 0 1 ऐसे करके 1 1 1। तो 8 का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 7। ठीक है ना, 1 2 4, ठीक है, हाँ ये 7 है। राइट, तो 3 सिलेक्ट लाइन यूज़ करके हम 8 में से कौन सा इनपुट हमको लेना है, जो भी इनपुट लेना है वो इसमें जाएगा।
ठीक है। जो मान लीजिए हम ये वाला ले लिया सिलेक्ट लाइन 001 है, ठीक है, सॉरी ये तो कुछ और है, एक सेकंड मैं थोड़ा, हाँ 00 मान लीजिए ये आपका इसका वैल्यू है, तो ये कौन सा पकड़ेगा, पहला वाला लाइन पकड़ लेगा। मान लीजिए ये अगर इसका वैल्यू है तो मतलब क्या है, इसका जो इनपुट है ये आउटपुट में जाएगा। तो 8 to 1 जो है उसमें से एक लाइन चूज करने के लिए आपको 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। 3 जो है 8 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट चाहिए अपने को, ठीक है। एक सवाल अभी पहले भी आया था जिसमें हमने देखा था ना 16-15 वाला, ये और गेट हैज़ 4 इनपुट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ट्रूथ टेबल इज, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल है एक ही टाइप के भाई ही हैं, थोड़े से अलग हैं, ठीक है। उम्मीद है जिनको मल्टीप्लेक्सर पता होगा उनको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इजी क्वेश्चन, डिजिटल लॉजिक का है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन का है। एक नंबर दे दिया है आपको, बोला है कन्वर्ट करके बताने के लिए, ये लो लेवल सवाल है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाता है और ये कन्वर्सन तो बहुत बेसिक कन्वर्सन है, ये आपको आने चाहिए, ठीक। और इसका जो कन्वर्सन है आप देख लीजिएगा, मैंने आपको कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखा दिया है और ये जो है ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज बूथ एल्गोरिदम यूज्ड फॉर, तो ये हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर सवाल है। चूंकि ये नाम हम जल्दी नहीं सुनते हैं, ठीक है, अगर ट्रिवियली तैयारी कर रहे हैं तो बूथ एल्गोरिदम ज़्यादा लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए इसको मैंने मीडियम में रखा है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट मीडियम इसलिए रखा है क्योंकि ये जो टेलीफोन बूथ का जो नाम ये ले रहा है ना वो अपन थोड़ा कम सुनते हैं, इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डिटेक्शन कोड यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक, एरर डिटेक्शन कोड कौन सा यूज़ करते हैं, हैमिंग कोड, CRC, चेकसम, ठीक है। अब मैंने नेटवर्किंग का क्लास लिया था, एग्जाम से कुछ दिन पहले ही लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि CRC और चेकसम वगैरह जो हम लोग है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब नेटवर्किंग में अपन यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़, तो वही चीज़ डिजिटल लॉजिक में भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं ये लोग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। बस उस ख्याल से भी अगर आप मोर देन वन वो मार देते हैं ना तो ये आंसर सही हो जाता। अब ज़्यादा अपने को ना सेंटी नहीं होना है। वैसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब बीपीएससी इतना मतलब टफ सवाल पूछ सकती है, क्योंकि पहला तो जो क्वेश्चन इनका पेपर हुआ था बहुत इजी पेपर था। दिस वाज मैंने एक्चुअली वेरी टफ पेपर, ठीक है, बट कट ऑफ फिर भी कम नहीं जाएगा, है ना। बताऊंगा कितना कट ऑफ जाएगा। डिजिटल लॉजिक का सवाल है, हार्ड लेवल सवाल है, ठीक है। व्हेन परफॉर्मिंग BCD एडिशन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सिंगल BCD डिजिट, ठीक है। सिंगल BCD डिजिट में कितना ये हो सकता है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि BCD जो है ये 4 बिट का ये यूज़ करता है, ठीक है। क्या यूज़ करता है, 4 बिट का 0000001 ऐसे करके 4 बिट का ये यूज़ करता है BCD, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ 9, ठीक है। ऑल्दो 4 बिट से आप मैक्सिमम 15 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 1, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ पढ़िए जो मैंने डाला हुआ है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड ये BCD है, दिस इज BCD नंबर्स स्टॉप एट 9, ठीक है। 1001 पे ये रुक जाता है, क्यों, दिस मीन्स दैट ऑल्दो 16 नंबर्स 2 की पावर 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 डिजिट बाइनरी डिजिट, यानी कि 4 बाइनरी डिजिट्स को यूज़ करके हम लोग 16 नंबर को बता सकते हैं। माने बेस 2 में अगर 4 बाइनरी डिजिट्स हैं तो उसको हम लोग बेस 10 में 16 नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि BCD नंबरिंग सिस्टम 6 बाइनरी कोड कॉम्बिनेशंस ऑफ ये 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14, 15 आर क्लास्ड एज फॉरबिडन नंबर्स, ठीक है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी 9, ठीक। हमसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है, करेक्ट। चलिए, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसको हाई लेवल इसीलिए बताया क्योंकि एक तो BCD में 4 बिट यूज़ करते हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए कि भाई वो 9 पे ही रुक जाता है, 10, 11, 16, 15 तक भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ पर मोर देन 1 अब नहीं होगा, यहाँ पे E होगा। आई एम वेरी सॉरी, क्या पूछा, ठीक है, ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसा हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं बताऊंगा इसमें सही है आपको, उस नो डाउट, लेकिन हो सकता है कि मैंने गलती से कुछ और मार्क कर दिया हो। तो प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस रखिए, और अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस रखिए। अगर फिर भी अगर कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है। इसको इस बाइनरी नंबर को बोला है कि डेसिमल इक्विवेलेंट पे करेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर कैच है, ये मीडियम लेवल क्यों गया, ये इजी लेवल था, लो लेवल था, बट द थिंग इज कि पहला जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा और आप इसको A मार के आ जाएंगे,
ठीक है, लेकिन आपने क्या गलती की कि ये वाला चीज़ को मिस कर दिया। इसको जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो 8125 आता है, विच इज़ नॉट सेम टू 75.75 बराबर नहीं होता है, इसलिए आंसर इसका ई हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये कहीं शायद मैंने सॉल्व भी करके बताया था। ये सॉल्व मैंने नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, मैंने बहुत समय नहीं लगेगा, मतलब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बता दूंगा 1011.1101। ठीक है, तो कैसे करते हैं 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक है, बेस 2 2 2 2, ठीक है 2 2 2 2, ठीक है, तो ये बेस लिखा हुआ है, ये बेस लिखा हुआ है, ये काउंट लिखा हुआ है, ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 इज 2, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, ठीक है, डॉट, यहाँ पर डॉट डाल देंगे क्योंकि हमको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है अंदर में। ठीक है, इधर वाले बताइए, इधर वाले 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 इंटू 1, प्लस 2 की पावर -2 इंटू 1, तीसरा 0 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा 2 की पावर -4 इंटू 1, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो 11 हो गया, ये तो जग विख्यात था अभी। ठीक है, 11 पॉइंट, इसको आप जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर -1 इज़ 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 8 दूना 16, ठीक है, ये आ जाएगा 13 आ जाएगा ना, 4 चौक 16, 8 4 12 1 13, हाँ 13/16 आ जाएगा, 13/16 आ जाएगा, 13/16 है ना, 8 4 12 1 13, हाँ 13/16। अब 13/16 समझिए, 12/16 होता ना, दिस इज इक्वल्स टू 0.75, सॉरी 77 नहीं 0.75, छिप गया क्या, नहीं बचा हुआ है। अगर 12/16 लिखा होता दिस इज इक्वल्स टू 0.75, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 13/16 मिल रहा है, मतलब 0.75 से कुछ बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ तक भी आप कर लेते तो मतलब चूंकि नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन है तो आप सीधा मार सकते थे यहाँ पर, राइट। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। 85 हो गया। व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज फॉर इन डिजिटल लॉजिक, क्या डी मॉर्गन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों के लिए यूज़ करते, सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन, इंप्लीमेंटिंग नैंड गेट्स। ठीक है, दोनों के लिए हम लोग डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन था डी मॉर्गन का। ठीक है, तो नैंड गेट्स इंप्लीमेंट करने के लिए और सिंप्लीफाइंग बुलियन दोनों के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी एडिशन के लिए नहीं यूज़ करते, नैंड गेट के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम और नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड और गेट। ठीक है, इस तरह की जो बातें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। डी मॉर्गन्स लॉ अलाउ अस टू कन्वर्ट नैंड्स टू और एंड नॉट्स टू एंड्स। ठीक है, इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह से हमको ये पता चलता है कि नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन में भी डी मॉर्गन का काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डोंट केयर कंडीशन, क्या पर्पस होता है। ठीक है, डोंट केयर का ये होता है कि टू इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट। ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक का सवाल था, मीडियम लेवल का सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि यही होना चाहिए इसका ऑप्शन। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का सवाल है, इसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्स एलिमेंट्स इन नॉन लीनियर रिलेशनशिप। क्या पूछा है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप कौन होते हैं इसमें, ट्री होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। ये तीनों क्या हैं, लीनियर हैं, लीनियर रिलेशनशिप्स में, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियम लेवल सवाल था, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, कभी कभी अपने को क्या लगता है कि स्टैक यार कहीं होगा नहीं होगा, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए मीडियम रखा है। वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हैश टेबल हो जाता है। स्टैक क्यों नहीं होगा। ठीक है, ऐसा सोच सकते हैं ना यार, स्टैक ही तो है, एक निकालो एक डाल दो। अरे भाई, जब डिलीट करना है तो जरूरी नहीं है ना कि जहाँ से निकलेगा वहीं से हमको निकालना है। हमको बोल दिया, मान लीजिए आपके पास स्टैक है। ठीक है, अब मान लीजिए बोल दिया कि आपको ये वाला एलिमेंट निकालिए। ठीक है, ये वाला एलिमेंट निकालिए। अब क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, फिर इसको पॉप करेंगे, 4 को पॉप करेंगे तब एक ठो निकलेगा। ठीक है, और ये सबसे लास्ट वाला हुआ था तो सारे को पॉप कीजिए तब निकलेगा, तो डिलीशन थोड़ा टीडियस हो गया ना।
इसलिए हैश टेबल यहाँ पर काम आ जाता है। ठीक है, मीडियम लेवल सवाल है क्योंकि स्टैक और क्यू टाइप का जो है आपको बहुत ईजी लगता है अपने को, यार क्यू भी क्या है, आगे से डिलीट कर देंगे, पीछे से ऐड कर देंगे। यार बीच में अगर ऐड करना रहेगा तब क्या करेंगे आप? ठीक है, बीच में ऐड करना रहेगा तो आप आगे पॉप करेंगे, ठीक है, पीछे वाला भी पॉप करेंगे, ठीक है, फिर आगे वाला घुसाएंगे, फिर उसको डालेंगे और फिर पीछे जो निकाले तो वो फिर वापस वहाँ डालेंगे। कितना मुश्किल हो गया ये, है ना। डेटा स्ट्रक्चर का अनदर लो लेवल सवाल, इन बाइनरी सब ट्री विच सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर देन द नोड्स वैल्यू। ठीक है, बाइनरी बीएसटी में अपने को पता है कि जो राइट साइड पर होता है, जो मैं आपको स्क्रीन के हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो राइट साइड पर इस साइड जो आपकी होगा वो जो क्या है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, राइट साइड वाले का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा लेफ्ट साइड वाले से या फिर रूट से। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, ये बहुत ही तुच्छु सा सवाल था, ये सही होना चाहिए था। ठीक है, हाँ, द रिजल्ट इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब इसमें मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ मिसिंग है, बट मिसिंग होना इस सवाल को गलत नहीं बनाता है। ठीक है, ये सवाल फिर भी सही है और सवाल बदल जाता है। ठीक है, तो जब इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आप इनफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये देख रहे हैं आप, ये आपको इनफिक्स में ऐसा मिलेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट 150 × 8 ये 1200 मिल जाता है आपको, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाता है। अब मैं जब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है, मैंने ऑप्शन देख के मुझे जो लग रहा है मिसिंग है वो यहाँ पर एक माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर 8 के बाद एक माइनस होना चाहिए था। ठीक है, इससे ये क्या होता, सवाल क्या हो जाता कि ये 8 से पहले यहाँ पर ये माइनस आ जाता इनफिक्स में। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर क्या बन जाता, इसका 142 आंसर बन जाता। बट ये माइनस चूँकि मिसिंग है तो हम किसी को बोल नहीं सकते कुछ, तो ये यहाँ पर इस तरह का जो अप्रोच है ये गलत हो जाता है। ये माइनस में करने के मैंने 150 में से 8 माइनस करने के बदले 150 को 8 से गुना कर देता है और हमारा आंसर क्या बन जाता है, 1200 बन जाता है। ठीक है, आंसर ई हो जाएगा। मीडियम इसीलिए गया है क्योंकि इनफिक्स और प्रीफिक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, इतना मतलब जितना ईजिली मैंने आपको बना के दिखा दिया उतना ईजिली दिमाग में नहीं सेट होता है। ठीक है, इन बैलेंस्ड बाइनरी ट्री द हाइट ऑफ द टू सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड कैन नॉट डिफर बाय मोर देन। ठीक है, एक से ज़्यादा डिफर नहीं हो सकता, मैंने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच में एक लेवल से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लो लेवल सवाल है। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड टाइप का ही है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपना कोडिंग बेस्ड है। ठीक है, कंफ्यूजिंग कर सकता है ये चीज़। ठीक है, इसको मैंने हाई लेवल क्यों डाला है, क्योंकि ये पॉइंटर घुसा दिया है यहाँ पर। ठीक है, और पॉइंटर घुसा दिया तो अपन क्या है कि हमेशा मतलब इस तरह की जो सवाल है वो ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं होने से अपने को दिक्कत हो सकता है कि यार पॉइंटर कैसे घुसा दिया। एरे का तो मैंने समझ में, यहाँ तक 1 2 3 तक समझ में आ रहा है, लेकिन पॉइंटर कैसे डाल दिया इसमें, तो ये थोड़ा चीज़ को टफ बनाता है, मेंटली टफ बनाता है। टफ क्या है, तब भी तो दिमाग का ही फील है ना कि आप पढ़ लिख के जाएंगे तो आपको आसान लगेगा, हो सकता है कोई पढ़ के नहीं गया उसको टफ लगेगा। ठीक है, बट मैं एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर उसने पॉइंटर इस तरह की चीज़ नहीं पढ़ी है कि बीच में पॉइंटर यहाँ यूज़ कर सकते हैं तो ये टफ हो जाता है। अब ये सवाल पे आते हैं कि ये कोडिंग का सवाल है और यहाँ पर राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इन। ठीक है, अब इसका आउटपुट पूछा है। आउटपुट मतलब क्या आप करना चाह रहा है, अब मुझे थोड़ा ये समझना है। आउटपुट पूछना मतलब आप पोजीशन ए का वैल्यू पूछ रहे हैं, पोजीशन बी का वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आउटपुट में। ये यहाँ पर इनको आउटपुट स्टेटमेंट एक लिखना चाहिए था, एक चीज़। ठीक है, बट स्टिल ये जो अगर इन्होंने नहीं लिखा है कि आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये सवाल को गलत नहीं बनाता है। ठीक है, आपको ये मान लेना है कि ये क्या कर रहे होंगे, इन्होंने एरे को इनिशियलाइज किया है, ये एरे को एक्सेस करना चाह रहे होंगे, दैट्स इट। आउटपुट मतलब यही हो रहा होगा, क्योंकि और कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं। जब आप इस कोड को लिखेंगे और आप इसको रन करेंगे तो ये आपको एरर मार देगा। ठीक है, क्या कर देगा, ये एरर मार देगा। क्यों एरर मार देगा, क्योंकि ये कॉमा जो अंदर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अंदर लिखा हुआ, ये इसको बाहर होना चाहिए था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। ये जो कॉमा अंदर लिखा हुआ है ना, ये जो कॉमा अंदर लिखा है, ये वाला 3 के बाद जो कॉमा अंदर लिखा है, इसको ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए था, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं था, तब आप नॉर्मल एज अ एरे यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए था इसको, एक बार एक लाइन लिख कर दिखा देता हूँ। इंट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, स्टार बी। ठीक है, ये अगर होता कॉमा बाहर होता तो ये सही हो जाता और एक्सेस जो एरे को एक्सेस कर रहे होते वो आपको वैल्यू बता देता। उस केस में इन दैट केस इनको इसमें मेंशन करना पड़ता कि आउटपुट क्या चाहिए आपको।
3 आउटपुट नहीं होगा, चाहे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये इनको बताना पड़ेगा, या जंक वैल्यू भी हो सकता है, तो ये इनको बताना पड़ता है यहाँ पर कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है। बट यहाँ पर पहले से ही एरर है, इसलिए रन टाइम एरर यहाँ पर आपको मार देगा, ये हाई लेवल सवाल हो जाता है, ठीक है। ये इजी सा सवाल है, एक क्यू दिया हुआ डेटा स्ट्रक्चर का इजी सवाल है। क्यू हैज़ कन्फिग्रेशन ABCD, एक क्यू में है, क्यू में क्या पड़ा हुआ है, ABCD पड़ा हुआ है, A पड़ा हुआ है, B पड़ा हुआ है, C पड़ा हुआ है, D पड़ा हुआ है। इफ़ यू वांट टू गेट कन्फिग्रेशन DCBA, ठीक है, DCBA के लिए क्या करेंगे, तीनों को पहले आप बाहर निकालेंगे, ठीक है, 3 को डिलीशन करेंगे। अब यहाँ पर 3 ही चारों क्यों नहीं किया भाई, D को रहने दो, D तो सबसे आगे है ना, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए DCBA, तो D तो रहने दो ना, ये 3 को निकाल देंगे तो ये अपने आप सबसे आगे आ जाएगा, तो ये सबसे 3 को निकाला, सबसे आगे आ गया। उसके बाद आप इसके पीछे C डालिए, फिर B डालिए, फिर A डालिए, ठीक है, तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा। 3 डिलीशन और 3 एडिशन इसमें लगेंगे आपको, इजी सवाल था, ठीक है। आपको बस यही कैच था इसमें कि आपको D को बाहर क्यू से नहीं निकालना है, आगे के 3 निकाल दिए तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट हो गया, ठीक है। वो होता है ना, चुनाव में जीतने के लिए 2 तरीके होते हैं, प्रचार बढ़िया कीजिए, काम वाम करके दिखाइए, नहीं तो आपके जो सामने वाले हैं उनको बैठा दीजिए, आप जीत जाएंगे, है ना। द ऑर्डर ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर का सवाल है, मीडियम लेवल सवाल है, क्योंकि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो मतलब चूंकि लॉग वॉग टाइप का बात यूज़ हो रहा है, तो हो सकता है दिमाग में नहीं आए कि यार क्या लॉग था, राइट। तो n log n कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमको अगर लॉग याद भी रह गया तो n जो है एग्जाम में कन्फ्यूज़ कर देगा आपको, ठीक है। लगेगा B सही है, लेकिन B सही नहीं है, इसका आंसर E हो जाएगा, ऑर्डर log n इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है, मीडियम लेवल सवाल। अब आ जाते हैं हम लोग ट्री पर, ठीक है। 96 नंबर सवाल क्या बोलता है कि द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट सब ट्री, ठीक है, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट सब ट्री। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, तब रूट, ठीक है। और इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, रूट फिर राइट सब ट्री, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर रूट, फिर राइट सब ट्री, ये रूट है ना, रूट फिर राइट सब ट्री, राइट। तो हमको क्या बोला है इसमें, इससे जैसे हम इसको बनाएंगे तो पहला क्या बोला, रूट, पहले रूट होगा, तो यानी कि 15 जो है ये रूट है, 15 जो है ये रूट आ गया। 10, 12, 11 3 ठो से छोटा है ना, 15 से 3 छोटा, यानी कि ये लेफ्ट सब ट्री होगा, और ये जो बाकी हैं इससे बड़े हैं 15 से, यानी ये राइट सब ट्री होगा। तो लेफ्ट सब ट्री यहाँ 10 डाला, ये उठाओ यहाँ पर लगाओ, तो मैंने क्या किया, 15 रूट बन गया, 10 क्या बन जाएगा, 10 अगेन रूट बन जाएगा, ठीक है, आगे वाले के लिए रूट बन जाएगा वो, ठीक है, यहाँ रूट बन गया। अब इसके बाद क्या आया, 12 आया, ठीक। अब 12 इस साइड लेफ्ट सब ट्री तो हो नहीं सकता है 12, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो रूट से बड़ा होगा, तो वो राइट सब ट्री में जाएगा, 12 राइट सब ट्री में गया और ये आया, तो ऐसे करके ये इसका ट्री बनता है, ठीक है। अब ये ट्री जब बन गया तो अब आपको क्या करना है, आप इसको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। प्री ऑर्डर में दे रखा था, उससे हमने ट्री बना लिया और फिर इसको पोस्ट ऑर्डर में लेके चलेंगे। पोस्ट ऑर्डर में क्या था, पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, फिर रूट, यानी कि 15 सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। रूट जो है सबसे ये है, तो यानी कि ये जो है 15 सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि आंसर B या फिर C होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, अगर आपने ये ट्री बना लिया, स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले लेफ्ट सब ट्री से स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्ट 11 से होगा, ठीक है। तो 11 से ये 15, ऑब्वियसली यहाँ पर चूंकि नन ऑफ द अबव भी मेंशन्ड है, तो इसलिए आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो सीक्वेंस दिया ये सही दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन मैंने इसको चेक किया हुआ है, ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है, इसका आंसर B हो जाता है, ठीक है। अब ये ट्री कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं इतना डिटेल में अभी नहीं जा सकते, तो मोटा मोटी अगर थोड़ा बहुत हिंट चाहिए हो किसी को समझने के लिए तो वो आपको मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का सवाल है, मीडियम लेवल सवाल है, क्या है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट कीज, ठीक है। तो n का वैल्यू 4 है, क्या है, n = 4 है, और इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना जो था थोड़ा टीडियस था, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं इसलिए मीडियम में लेकर जा रहा हूँ, हार्ड में भी ले जा सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि मतलब फॉर्मूला इतना याद नहीं रहता है लोगों को, बट ठीक है, मीडियम में ही रखते हैं। नेक्स्ट सवाल कोडिंग का सवाल है, लो लेवल सवाल है, बहुत इजी सवाल था। अब इसमें कुछ समस्या है इस कोड में, ठीक है। इस समस्या क्या है कोड में वो देखेंगे अभी हम लोग। जब इसको आप नॉर्मली ये करने जाएंगे, या यहाँ क्या पूछा है, साइज ऑफ दिस, ठीक है, साइज ऑफ दिस, तो ये आपको 4 बाइट का है ना, ये इंट लिया है ना, और इंट बोला है 4 बाइट का, तो 4 आ जाएगा इसका आउटपुट। इसका क्या आ जाएगा, के को प्रिंट करना चाह रहा है, ये 15 आ जाएगा, ठीक
ठीक है, उसके हिसाब से आंसर सी बैठता है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज टोटली माई कंक्लूजन, ठीक है, मेरे हिसाब से ये गलत है, ये आपको एरर मारेगा। क्यों एरर मारेगा वो आप यहाँ देखिए, ठीक है। जो 98 सवाल है इसमें जो कोड दिया हुआ है वो आपको एरर मारेगा, आंसर नहीं देगा। ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, ये देखिए, ठीक है। आप पहले कोड मिला लीजिए कि मैंने सही लिखा है या नहीं, ठीक है। ये कोड देख रहे हैं, पहला लाइन इंट मेन, ठीक है। इंट का इनपुट ले लिया, इंट का इनपुट ले लिया, ठीक है। यहाँ आप गौर कीजिए, ये और ये गौर कीजिए, वैसे ही लिखा है जैसे मैंने जैसे क्वेश्चन में था वैसे ही मैंने भी लिखा है, ठीक है। एक जो स्लैश है बैकवर्ड स्लैश वो एक बाहर है और एक सेमीकोलन के अंदर में है, दोनों में है ये चीज़। और यहाँ पर ये हमको एरर मार रहा था, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एरर मार रहा है। अगर इस स्लैश को हटा दें तब तो हो रहा है सवाल, ठीक है। स्लैश को हटा दें, स्लैश को बाहर से हटा दें तो सवाल हो रहा है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये कोड लिखा हुआ है वो मैंने सीधा टाइप किया है, जो आप देख सकते हैं, तो एरर मार रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर ई होना चाहिए। वैसे अगर उस एरर को हटा दें, ठीक है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आउटपुट जो है सी होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर सी या फिर ई, तो भाई जब इसने कोड दिया है पूरी, ठीक है, इसको आप रन कर रहे हैं तो इसमें अगर एरर है तो आउटपुट में भी एरर, मतलब आंसर में भी एरर ही हम लिखेंगे। 4/4 और 15 इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट पे सवाल है ना, तो आउटपुट आया ही नहीं तो फिर आउटपुट कैसे आप मान लेंगे कि कोई सा भी। ऑल्दो उसका लॉजिक ये था, 4 और 15 का लॉजिक था उसका, लेकिन यहाँ पर वो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर एरर आएगा। चलिए, बिग ओ नोटेशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बिग ओ नोटेशन हाई लेवल सवाल है। इट्स अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिदम्स रन टाइम, ठीक है। जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है ना, कोई सा भी एल्गोरिदम होता है ना, उसमें एक बेस्ट केस सिनेरियो होता है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, एक एवरेज केस सिनेरियो होता है, ठीक है। तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है उसमें मैक्सिमम टाइम लगेगा, ठीक है, वही उसका अपर बाउंड होता है और वही बिग ओ का नोटेशन भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ओमेगा भी, थीटा बीटा भी था कुछ, तो आप देख लीजिएगा। बिग ओ नोटेशन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाई लेवल सवाल में जाता है। डेटा स्ट्रक्चर का अगला सवाल, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन डिवाइड एंड कॉन्कर। तो ये तीनों ही डिवाइड एंड कॉन्कर के स्टेप है। पहले डिवाइड कीजिए, फिर कॉन्कर कीजिए, फिर कंबाइन कीजिए। मतलब कि एक प्रॉब्लम है उसको अलग अलग में डिवाइड कीजिए, ठीक है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, मतलब कॉन्कर कीजिए और फिर उसको कंबाइन कर दीजिए, ठीक है। दिस इज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। बस डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम टाइप का चीज़ हम लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं, राइट। जो तैयारी कर रहे होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि उन्होंने किस किस टॉपिक को छोड़ा होगा, तो उनको पता चल रहा होगा कि ये जो इजी सवाल है, बट चूँकि डिवाइड एंड कॉन्कर नाम से ही ये मीडियम में चला जाता है, ठीक है। जस्ट ये मेरा एक मतलब एनालॉजी है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि ये कुछ हार्ड या टफ होता है, बस ये मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिज़ाइन पैराडाइम, ठीक है। ये डिवाइड एंड कॉन्कर का आता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसको आप मीडियम में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड एंड कॉन्कर आया है या फिर मर्ज सॉर्ट आया है, मर्ज सॉर्ट कौन पढ़ने जाता है यार, बाइनरी सॉर्ट पढ़ लो, लीनियर सॉर्ट पढ़ लो, है ना। मर्ज सॉर्ट कौन पढ़ता है, तो इसलिए ये डेटा स्ट्रक्चर का सवाल जो है वो लो में, मतलब मीडियम में जा सकता है, बट ठीक है, लो में ही रखते हैं इसको, क्योंकि ये सीधा वन लाइनर सवाल था, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है। हाउ मेनी एजेस डज दिस स्पैनिंग ट्री ऑफ n वर्टिसेस है, ठीक है। अगर n वर्टिसेस है तो n-1 एजेस होंगे, ठीक है। ये लो लेवल सवाल है, अगर एक लाइन आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें भी मीडियम में भी जा सकता है। अगेन स्पैनिंग ट्री जो है वो मतलब कम ही लोग पढ़ते हैं, मतलब वो बहुत काफ़ी ऊपर लेवल का सवाल हो गया स्पैनिंग ट्री, तो इसको मीडियम लेवल में भी डाल सकते हैं। बट चूंकि ये वन लाइनर है, तो वन लाइनर तो आप लोग एटलीस्ट कुछ तो सुने ही होंगे स्पैनिंग ट्री के बारे में, अपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है। तो अब नॉर्मल आप, और इसको मैंने लो में क्यों डाला है, मान लेते हैं कि एक ट्री मान लीजिए, स्पैनिंग ट्री छोड़िए, एक ट्री मान लीजिए, एक ट्री, ये 3 नोड्स हैं मेरे पास। हाउ मेनी एजेस डू वी हैव एंड हाउ मेनी वर्टिसेस डू वी हैव, ठीक है। 3 एज है, 1 एज, 2 एज और 3 एज, सॉरी 3 वर्टिस, 3 वर्टिसेस हैं, तो एज कितने हैं मेरे पास, 1 और 2। तो नॉर्मल अगर ट्री भी मान लेना आप, तो उसका जो है उस हिसाब से थोड़ा इसको क्वेश्चन कर सकते थे। ऑल्दो आप मतलब कंक्लूसिवली ये नहीं पहुंच सकते जब तक आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो, बट मेरे हिसाब से 3 नोड अगर हैं तो 2 एजेस लगेंगे, 3 अगर वर्टिसेस हैं तो 2 एजेस लगेंगे और आपका एक ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको n-1 मार सकते थे, ठीक है। नॉलेज नहीं भी था उस चीज़ का तो भी। Which of the following is not a graph traversal algorithm? Graph traversal algorithm. Again, this question में काफ़ी समय लगा मुझे इस चीज़ को ये करने में। B and C is definitely not the answer. ठीक है, B and C जो है is definitely not the answer मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो दोनों जो है सेम ही चीज़ें हैं, बट दोनों में क्या है कि एक टॉप डाउन अप्रोच रखता है, एक बॉटम अप अप्रोच रखता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दोनों में ही डिवाइड एंड कॉन्कर ही करते हैं,
ठीक है, टॉप डाउन करते हैं तो डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया, बॉटम अप करते हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, दोनों में ही वही करते हैं। बट दिस इज फॉर द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन करना होता है कि कौन से वर्टेक्स पर मूव करें, यहाँ से हम लोग कहाँ पर मूव करना है, इसके लिए होता है। ग्रीडी में भी वही चीज़ डिसीजन मेकिंग होता है, लेकिन ग्रीडी में एट टाइम्स एट जगह पर मुझे मिला कि शायद ट्रेवर्सल हो रहा है, मैंने ग्रीडी इज एबल टू ट्रेवर्स, और मतलब उस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, अब ये अपन रिसर्च में तो है नहीं, जस्ट हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलते हैं, जो हमको मतलब कोई रिसर्च किया होगा वो हमको पढ़ने के लिए दिया है तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, राइट। तो ग्रीडी जो है वो ग्रीडी जो है वो अपना एट टाइम्स मैंने ट्रेवर्सल एल्गोरिथम में देखा है, बट मेरे हिसाब से ग्रीडी इज ऑल्सो फॉर द डिसीजन मेकिंग। ट्रेवर्स हम बीएफएस या डीएफएस से करते हैं, ठीक है, और ग्रीडी जो है उसमें जैसे डीएफएस से ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें ग्रीडी को यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ग्रीडी इन इटसेल्फ इज नॉट एट ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर पूछा नॉट अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम, नॉट अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम पूछा तो इसका आंसर डी हो जाता है, ठीक है। तीनों ही मेरे हिसाब से ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम नहीं है, एटलीस्ट दो तो है ही कि ये दोनों ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मतलब नोट के हिसाब से नहीं पढ़ा था इस सवाल को, मैंने सीधा ही पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम, तो मैंने उसके हिसाब से ई मार दिया था, बट इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, हाई लेवल सवाल था ये। नेक्स्ट DAA, ये अपना DAA क्या है, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कुछ करके होता है, उस टॉपिक से है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन NP कंप्लीट प्रॉब्लम। अब ये हाई लेवल सवाल है, अब ये जो है ना इस तरह का DAA टाइप का जो टॉपिक है वो देखेंगे क्या है टॉपिक का नाम, ठीक है ना। वो ये अपन नहीं पढ़ते हैं, मतलब जनरली BPSC में तो एक्सपेक्टेड, लीस्ट एक्सपेक्टेड था, मतलब 1% चांस भी नहीं लग रहा था कि ये इस तरह का इस टॉपिक का भी सवाल उठा सकता है, मतलब काफ़ी हाई लेवल चला गया, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग में भी, कॉलेज में भी हम लोग को ये सब चीज़ नहीं पूछा था जितना ये पूछ दिया है, ठीक है। मतलब आप समझिए ना कि 80 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं था, कहीं पे भी मेरे दिमाग में नहीं था, मतलब क्या पूछ रहा है यार, मतलब मोटा मोटी जो आजकल एग्जाम में चलता है वो मेरे को पता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है, एटलीस्ट थोड़ा तो आइडिया है। 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही गायब था दिमाग से, ठीक है। पढ़ना शुरू किया तब समझ में, अरे ये तो 3rd ईयर में पढ़ा था, ये तो 2nd ईयर में पढ़ा था, खैर जो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ NP कंप्लीट प्रॉब्लम, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम जो है वो NP कंप्लीट नहीं है, बहुत हाई लेवल सवाल था ये, ठीक है। बाकी ये दो जो है वो NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम और बुलियन सेल्समैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरेज, एरेज यूज करने का एडवांटेज क्या होता है, रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। ये मीडियम लेवल का सवाल था। क्यों मीडियम लेवल मैंने डाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, लो लेवल सवाल है, लेकिन फिर भी मैंने मीडियम डाला है क्योंकि कॉन्स्टेंट टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट सी इज दिस इसका आंसर, ठीक है। कांस्टेंट टाइम इंसर्शन डिलीशन नहीं होता है, मतलब किसी को अगर ऐसा लगता हो कि ये सही है तो ये नहीं होता है, एक बार पढ़ने में लगता है कांस्टेंट टाइम ठीक ही तो है, कांस्टेंट टाइम में करते होंगे। अब समझ लीजिए कि आपके पास 50 लेंथ का एरे है, ठीक है, 50 लेंथ का एरे है, मान लीजिए आपको कुछ इंसर्ट करना है कहीं पर, ठीक है। मान लीजिए 25वें नंबर पे 50 लंबा एरे है, 50 आपका एरे भरा हुआ है, 25वें नंबर पे एक किसी को इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी जो 25 से लेकर 25 से लेकर 50 तक हैं उनको एक एक आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक आगे को शिफ्ट करना समझ रहे हैं, एक इंसर्ट करने के लिए 25 ठोको आप एक एक आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ को टफ बनाता है, दिस इज नॉट फिजिबल, ठीक है। तो इसलिए रैंडम एक्सेस खाली इसका बढ़िया चीज़ है कि इंडेक्स यूज़ करके आप कोई सा भी इसको एक्सेस कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा परफॉर्म नहीं होता, इनक्रिप्शन। लो लेवल सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कोई इसमें ये नहीं था, ठीक है। इसमें एक और लाइन था जो भी देख लेते हैं, मैंने एक एक ऑप्शन को इस बार पढ़ा है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एबिलिटी टू स्टोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एरे को का डेटा टाइप पहले ही डिफाइन कर दिए होते हैं, उसमें एक ही तरह का जो डेटा है वो आप लोग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 106 नंबर में नॉट अ बेसिक ऑपरेशन, इंक्रिप्शन जो है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, डिलीशन इंसर्शन वगैरह करते हैं, राइट। तो इसके लो लेवल सवाल है, नाम से पता चला। इंक्रिप्शन तो आप मैसेज का करते हैं ना, कोई सा भी मैसेज भेज रहे हैं उसको इनक्रिप्ट करते हैं, व्हाट्सएप आप यूज़ करते होंगे, तो वो व्हाट्सएप में क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जो मैसेज भेज रहे हो बीच में कोई बढ़ ना ले, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने पहला लाइन पढ़ा होगा तो उसका डेफिनेशन के बाद यही होगा कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों ही जो नाम है ये टाइप में, इसीलिए मैंने इसको लो लेवल रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कौन सा नहीं है ऐसा पूछा है,
ठीक है। तो पेजिंग और सेगमेंटेशन जो है ये मेमोरी मैनेजिंग टेक्निक है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? टूटना। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना कि डिस्क में आपने एक डिस्क है, वो पूरा डिस्क फुल है, पूरा डिस्क समझिए फुल है, आपने 5 मूवी जो है डिलीट कर दिया, तो वो 5 मूवी तो अंत पे नहीं होगा, बीच में होगा कहीं, वो बीच वाला जो है जगह खाली हो जाता है। डिस्क पूरा अभी भी भरा हुआ है लेकिन बीच में कहीं कहीं पे स्लॉट्स खाली हैं, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। दैट इज़ नॉट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है ये इंड्यूस होता है, कुछ आप ऐड करते हैं डेटा, फिर कुछ डेटा निकाल देते हैं, तो वो जो गैप्स बनते हैं ना, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है बेसिकली, मेमोरी जो होता है एक सीक्वेंस में नहीं होता है, तब उसको क्या करते हैं आप, जब आपका जो ये फ्रैगमेंटेशन हो जाता है ना, तब उसको डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं। ठीक, कंप्यूटर में भी ऑप्शन होता है डीफ्रैगमेंटेशन करने का। ठीक है, तो जो डीफ्रैगमेंटेशन करते हैं तो बीच वाला जो जगह है वो उठ करके बाहर आ जाता है, सारे वो क्या करता है, सारे डेटा को उठा करके एक साथ चिपका देता है, और वो जो स्पेस बीच बीच में कहीं कहीं पर खाली होता है उसको बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल सिस्टम कॉमनली यूज इन ओएस। ठीक है, तब ये सारे ही जो हैं ओएस में यूज़ होता है। दिस इज़ फॉर एप्पल, मैक, एप्पल का जो प्रोडक्ट होता है इसके लिए होता है, ये दोनों विंडोज़ के लिए है, विंडोज़ ओएस में यूज़ होता है, या फिर ये एप्पल में यूज़ होता है। तीनों ही जो है NTFS फैट जो है वो पहले यूज़ होता था, अभी भी यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। NTFS नए नए जो डिवाइस आ रहा है उसमें NTFS यूज़ हो रहा है, तो ऑल आर कॉमनली यूज। ठीक है, अब एप्पल में जितने HFS है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि HFS एप्पल का है और NTFS जो है विंडो का है, ये विंडो का है, ये विंडो का है, ये एप्पल का है, तो आप इसको दो को भी सही मार देंगे तो डी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये हाई लेवल सवाल था, क्योंकि ये तीन ऐसे नाम पूछ दिए थे जो मतलब NTFS तो फिर सुना है, फैट 32%, HFS जो प्लस जो है वो कम सुना हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाई लेवल में डाल दिया है, ऑल्दो सवाल इजी ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट कौन सा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है, मीडियम लेवल सवाल है, आपने इंटरप्ट पकड़ पढ़ा हो, सिर्फ नाम पूछा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा कि किसमें कौन सा इंटरप्ट में क्या होता है, कुछ नहीं पूछा, नाम पूछा है। मेमोरी इंटरप्ट नहीं होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। व्हाट इज पेज इन पेजिंग। ठीक है, पेज इन पेजिंग जो एक जगह मुझे मिला था कि जिसका आंसर ये था ना, नहीं इसमें वो चीज़ नहीं था। व्हाट इज पेज इन पेजिंग, अ फिक्स ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी होता है। ठीक है, पेजिंग जो है, पेज जो है वो वर्चुअल मेमोरी में फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक होता है। ठीक है, फ्रेम्स क्या होता है, फ्रेम्स जो होता है फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक इन फिजिकल मेमोरी होता है। फिजिकल मेमोरी में फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं, और वर्चुअल मेमोरी में फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक को हम लोग पेज बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये कंफ्यूजिंग था इसलिए मैंने इसको हाई लेवल में डाला हुआ है। ऑल तो पेज का डेफिनेशन अपने को पता होता है कि फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक है, लेकिन ये वर्चुअल फिजिकल टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन कंफ्यूजिंग करने वाले इसके ऑप्शन हैं। ठीक है, अगला सवाल वैसे ही है। इन अ सिस्टम विथ अ पेज साइज ऑफ 4 KB एंड अ फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 64 GB, व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर द पेज ऑफसेट। तो इस सवाल को मैंने हाई लेवल में डाला हुआ है, क्योंकि पेज ऑफसेट एक ऐसा शब्द है जो मतलब अपने को मतलब बहुत ट्रिवियली नहीं पढ़ने के लिए मिलता है, थोड़ा जो डिटेल में पढ़ेंगे उनको ही पता चलता है। पेज ऑफसेट का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड को आप किसी पेज पे जो है पहचानने के लिए क्या आप कैसे पहचानेंगे, दैट वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज़ पेज ऑफसेट। तो इस चीज़ को मैंने इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है कि इन अ सिस्टम विथ पेज साइज ऑफ 4 KB, 4 KB का पेज साइज है। ठीक है, तो 4 KB का पेज साइज है, मतलब 4 KB, 4 के बदले 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, K के बदले 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 जो है वो बाइट्स के लिए लिख सकते हैं। किलो बाइट्स है ना, बाइट्स 1 बाइट इक्वल्स टू 2 की पावर 3 बिट्स, तो ये बिट्स आ गया, यानी कि 2 की पावर 15 बिट्स। अब 2 की पावर 15 बिट्स जो पेज का साइज है उसको उसमें वर्ड पहचानने के लिए हमको कितना चाहिए होगा, 15 बिट चाहिए होगा। ठीक है, तो आंसर में 15 नहीं था, इसलिए आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक कैच था कि फिजिकल एड्रेस ऑफ द स्पेस 64 GB है, वो ऐसे जोड़ दिया लाइन। ठीक है, और दिमाग लोगों का भटक गया कि भाई इसका मेमोरी फिजिकल स्पेस से क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए डाला है, इसलिए मैंने इसको हाई लेवल में डाला है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज सेगमेंट बेस इन सेगमेंटेशन। सेगमेंट बेस क्या होता है सेगमेंटेशन में, वो जो अपना मतलब इतना बड़ा कोई क्या डेटा है उसको आप जहाँ पर डालेंगे तो बेस एड्रेस जो होगा ना उसको हम लोग सेगमेंट बोल देते हैं। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट इन फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी में जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है। ठीक है, इतना बड़ा डेटा है तो उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। मान लीजिए 4 GB का एक फाइल है, मान लेते हैं एक डिस्क, मैंने ये तो फिजिकल मेमोरी में बोल रहा है, हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में चलते हैं, वहाँ पर मैंने एक फाइल डाल दिया। ठीक है,
कितना जीबी का है, 4 जीबी कोई मूवी है, वो क्या करेगा, एक बेस एड्रेस से शुरू होगा, वो पूरा ये जगह लेगा और यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी एक एड्रेस होगा, यहाँ भी एक एड्रेस होगा। तो जो बेस एड्रेस होगा फिजिकल मेमोरी के केस में उसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। व्हाट कॉसेज थ्रैशिंग टू ऑकर, ठीक है, एक्सेसिव पेज एक्टिविटी, ठीक है, हाई लेवल सवाल है, ओएस का सवाल है, ठीक है। इसमें इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस, जिनको लग रहा हो कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी ऑप्शन बी सही लग रहा था, तो यहाँ पर गौर कीजिए ये डिस्क लिखा हुआ है, और थ्रैशिंग जो होता है वो आपका वर्चुअल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी उस जगह पर होता है। डिस्क जो है, डिस्क हम लोग उसको नहीं बोलते हैं, फिजिकल मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी को हम लोग डिस्क नहीं बोलते हैं। डिस्क इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारे होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी इन चीज़ों को नहीं बोलते हैं। मतलब रैम रोम को हम लोग ये डिस्क नहीं बोलते हैं। डिस्क जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी ही होता है। तो वहाँ पर ये थ्रैशिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है। थ्रैशिंग का प्रॉब्लम प्राइमरी मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी वगैरह में आता है, ठीक है। चलिए हाई लेवल सवाल, अगला सवाल, कंसीडर अ सिस्टम विथ अ टोटल फिजिकल मेमोरी ऑफ 8 GB, ठीक है, फिजिकल मेमोरी ऑफ 8 GB एंड टोटल वर्चुअल मेमोरी ऑफ 16 GB। इफ द सिस्टम इज यूजिंग 6 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी एंड 10 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी, हाउ मच मेमोरी इज बीइंग स्वैप्ड आउट। इसको थोड़ा समझिए, ठीक है, बहुत ईजी सवाल था, बहुत ईजी सवाल था, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको मैंने हार्ड इसीलिए डाला क्योंकि इसका लैंग्वेज ऐसा बना के ये लोग दिए हैं। आप ये समझिए कि हमारे पास 2 मेमोरी है, एक फिजिकल मेमोरी है, ठीक है, एक वर्चुअल मेमोरी है। फिजिकल मेमोरी कितना था, 8 GB का था, वर्चुअल मेमोरी 16 GB का था। तो थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है बट बियर विथ मी, फ़ायदा ही होगा आपको, नुकसान नहीं होगा, है ना। तो क्या बोल रहा है ये कि 8 GB का ये था, ये 8 GB का फाइल है, या बाहर लिखते हैं इसको ना, ठीक है। ये फिजिकल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी, ये वर्चुअल मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। अभी हो गया, ये 8 GB का है, ये 16 GB का है। भरा हुआ कितना है, भरा हुआ है 8 GB एंड टोटल 16 GB। द सिस्टम इज यूजिंग 6 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी, 6 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी। 8 GB में से 6 GB यूज़ कर रहा है, ये मान लेते हैं 6 GB यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये यूज़ कर रहा है, 6 GB हो जाएगा इतना। एंड 10 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी, 10 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी, 16 में से 10 GB यूज़ कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये 10 GB ऑफ वर्चुअल मेमोरी, 10 GB ऑफ क्या यूज़ कर रहा है, वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर रहा है। हाउ मच मेमोरी इज बीइंग स्वैप्ड आउट। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये रोम है, ठीक है, ये रोम है, ये रैम है। आपको अगर पता हो कि ये मेमोरी स्वैपिंग या पेज स्वैपिंग जो होता है कब होता है, जब पेज का फॉल्ट ऑकर होता है। गौर कीजिएगा, हिट एंड फॉल्ट दो हमने पढ़ा था कि हिट मतलब पेज मिल गया और फॉल्ट मतलब पेज नहीं मिला। अगर पेज नहीं मिलेगा तभी तो वो स्वैप करेगा। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि पहले से ये इतना जगह खाली है, ये जगह खाली है। जब जगह ही खाली है तो उसको स्वैप करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। ये रोम फुल होता है और उसके बाद पता चलता है कि भाई इसमें कोई पेज नहीं मिल रहा है, तब वो रैम से वो स्वैप करता है, तब वो मेमोरी स्वैपिंग चल रहा होता है जो यहाँ पूछ रहा है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही खड़ा है, यहाँ तो पहले से ही खाली है ना स्पेस, तो स्वैपिंग की अभी ज़रूरत ही नहीं है। जब तक ये भरेगा नहीं तब तक स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या पूछा है यहाँ पर, कितना मेमोरी स्वैप आउट हो रहा है, तो उस मेमोरी यहाँ पर स्वैप आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। करेक्ट। सवाल थोड़ा घुमाया था और आप फंसे होंगे, इसलिए इसको हाई लेवल में डाला है। हाउ इज़ द TLB टिपिकली ऑर्गेनाइज, ठीक है, ओएस का सवाल है, हाई लेवल डाला है क्योंकि TLB कौन पढ़ता है ना। ट्रांसलेशन लुक साइड प्रॉपर, नाम भी नहीं सुना होगा बहुत लोगों ने तो इसका, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एज ए एसोसिएटिव कैच यूज़ करते हैं, ठीक है। ओएस में हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये एसोसिएटिव कैच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 117 नंबर पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फाइल ऑपरेशन। कोई भी फाइल जो ओएस में हम लोग करते हैं क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, तीन ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये मीडियम लेवल सवाल है, इनफैक्ट इसको इजी लेवल सवाल रखना चाहिए था, क्योंकि आप ही सोचिए ना, फॉरगेट अबाउट ओएस, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। एक कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें फाइल क्या करते हैं, आप फाइल क्रिएट करते होंगे, फाइल आप डिलीट करते होंगे, फाइल आप रीनेम करते होंगे। बहुत ईजी सवाल था, ठीक है। बस एग्जाम में था और थोड़ा टफ लग रहा देखने में, इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाल दिया। चलिए अगला सवाल आता है ओएस से, ठीक है। ये भी सवाल इजी है इन द सेंस कि आपको पता हो ये कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो आपको जो ध्यान रखना है दैट इज़ FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज़ कर रहा है, ठीक है। कंसीडर डिस्क विथ रिक्वेस्ट फॉर IO टू ब्लॉक,
इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बस बता दूंगा कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। कहाँ पर था इनिशियली, कहाँ पर था, 53 पर था, ठीक है। इसको 53 पे हेड है, उसको जाना है 98 पर, 53 पे है, इसको जाना है 98 पर, ठीक है। तो कितना नंबर को बीच में जाएगा, 54 से ये 98 तक गया होगा, ठीक है। फिर ये 98 से कहाँ गया, 183 पर गया, 183 पर गया, यानी कि कितना चला होगा ये, 99 से लेकर के 183 तक चला होगा। तो इसको बस काउंट करना था आपको, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो काउंट करने के लिए पहला स्टेप 53 से 98 गया, तो काउंट कितना आ जाएगा, 98 माइनस 53, ठीक है। ये पहला स्टेप चला। दूसरा स्टेप क्या चला, 183 माइनस 98, सॉरी 183 स्टेप तक गया माइनस 98 पे ऑलरेडी था, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस अभी 183 पर पहुंच गया हेड, 183 से 37 जाना है, 183 से 37 जाना है। तो यहाँ पर निगेटिव नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर मॉड्यूलस टाइप का कॉन्सेप्ट आता है, मॉड्यूलस हटाइए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आप यहाँ से आगे गए, ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे और फिर 2 किलोमीटर पीछे है, तो क्या उसमें से क्या कीजिएगा, मतलब आप जो है कितना चले, तो 5 और 2 7 चले ना, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं हुआ 5 माइनस 2 कर दिए ये वाले, तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, पीछे भी अगर आ रहे हैं तो आप जो इस कितना स्टेप चल रहे हैं उससे मतलब है, उसको नेगेटिव में नहीं डालना है। तो कितना स्टेप जा रहे हैं, 183 से जाना है हमको, 37 पे जाना है, तो जो छोटा नंबर होगा उसको पीछे रख देंगे, 183 माइनस 37, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कितना स्टेप चल रहा है। अब 37 से कहाँ गया होगा, 37 से गया है 122 तक, तो यानी कि 122 माइनस 37, ठीक है। नेक्स्ट 122 से 37 से 122, 122 से 14, 122 से 14 गया, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं ना मैं क्यों बड़ा नंबर आगे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। 14 पे गया, 14 से कहाँ गया, 14 से 124, 124 से 65 67, 14 से कहाँ गया, 14 से 124 गया ना, 124 गया, सॉरी 14 से 124 गया, फिर 124 से कहाँ गया, 67 या 65, 65 देन 67, 65 गया, ठीक है। प्लस 65 से 67 गया, कितना स्टेप चलाइए, बस इसको आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। 98 माइनस 53 कितना हो जाता है, 98 माइनस 53 हो जाता है 45, हाँ 45 प्लस ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ये 85 प्लस ये कितना आ जाएगा, 143 146 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, प्लस 110 आ जाएगा, प्लस 65 130 59 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला 2 आ जाएगा। अब इनको तो जोड़ लीजिए आप, ठीक है, एक जोड़ ही लेते हैं, अब इतना कर ही दिए हैं तो वो भी कर ही लेते हैं ना। 90 130 ये आ गया 130, ठीक है। 130 प्लस 146 आ जाता है 276, 276 प्लस 85 हो जाता है, ठीक है। 276 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 361 प्लस 108, 361 प्लस 108 469, 479 479 579 581 581 प्लस 59 590 प्लस 50 इज 640 आ रहा है जोड़ के, ठीक है। 640 आंसर, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। थ्रेड सेट्स, थ्रेड वाला सवाल है, ओएस में आया हुआ है, ठीक है। ओएस थ्रेड सेट्स विथ अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस, इट्स कोड सेक्शन एंड डेटा सेक्शन, ठीक है ना। इसका सीधा आंसर है, एक लाइन का सवाल है, बट ये थोड़ा कम थ्रेड वर्ड, मतलब ओएस वगैरह हम लोग पढ़ लेते हैं, नेमिंग वगैरह पढ़ लेते हैं, बट थ्रेड वर्ड में थोड़ा जाने का ज़रूरत कम ही करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको हार्ड में डाला है। बाकी इसका आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस कौन सा नहीं है, सी जो है वो डीबीएमएस है। लो लेवल में क्यों डाला है, डीबीएमएस का अपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, उसके बाद अगेन उसका टाइप लिखा होता है, तो रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस ये सब होता है। सीक्वेंशियल डीबीएमएस नहीं होता है। सीक्वेंशियल रीडिंग या सीक्वेंशियल अरेंजमेंट हो सकता है डीबीएमएस में, लेकिन सीक्वेंशियल डीबीएमएस जैसा कुछ नहीं होता है। इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज प्राइमरी की,
ठीक है, की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन टेबल। ठीक है, तो प्राइमरी क्या 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 होता है, हर रो को वो पहचान सके। तो ये लो लेवल सवाल है, बस डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंश्योर्स दैट एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। ठीक है, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अगर आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये उसका डेफिनेशन में होता है कि ये जो लिखा हुआ सो प्लस द, ठीक है, द टेबल शुड इन मैंने एक तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा ये जो लिखा हुआ कंडीशन ये मैच करना चाहिए। सेकंड 2NF का ये सवाल था। ठीक है, विच SQL कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रोज इन ए डेटाबेस। न्यू रिकॉर्ड अगर ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट इनटू टेबल। ठीक है, डेटाबेस। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, तो पहला दो जो है इंप्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी, इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी, ये सब क्या है आपका एडवांटेज है उसका। क्या पूछा हमसे, डिसएडवांटेज पूछा है। तो डिसएडवांटेज कुछ भी डेटा इनकंसिस्टेंसी, तो ऑब्वियसली उसको ओवरकम करने के लिए जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बट कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है साथ में। जैसे कुछ एडवांटेजेस हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उठ सकती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ से कुछ अपडेट कर दिया, वहाँ से कुछ अपडेट कर दिया, वो कुछ डिलीट कर दिया, है ना। तो उस चीज़ को एक उसका ड्रॉबैक हो सकता है, बट ऑब्वियसली वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसका क्या प्राइमरी फंक्शन होता है, तो कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन देम। तो क्या राउटर क्या करता है कि बाहर की दुनिया को अपनी दुनिया के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है ना, तो हमारे अगर 4 मोबाइल हैं तो 4 नेटवर्क है। ठीक है, और आगे बाहर से क्या इंटरनेट से अपने को जोड़ रहा है, और वो इंटरनेट फर्दर बहुत से आगे जुड़ा हुआ है। टू फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन IP एड्रेस, फिल्टर करने का ये राउटर का काम क्या होता है कि जो पैकेट्स आ रहा है उसको कहाँ जाना है वो उसको राउट करता है, राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग वो राउटर करता है। ठीक है, तो फिल्टर करने का भी काम करता है। ये मीडियम लेवल सवाल है, डेफिनेशन बेस्ड है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से सवाल है, इसका आंसर डी हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स इन OSI मॉडल विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर का ये काम होता है, और ये आंसर इसमें नेटवर्क लेयर नहीं है, इसलिए नॉन हो जाएगा। एक जगह मुझे कहीं डेटा लिंक लेयर भी देखने के लिए मिल रहा था, बट वो आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर नेटवर्क लेयर ही होगा। डेटा लिंक लेयर में हम लोग जो पहला काम क्या करता है, वो नेटवर्क लेयर से जो उसको पैकेट्स मिलते हैं उसको फ्रेम से बदलता है, और जो भी ऑपरेशन करता है वो फ्रेम पे करता है वो। तो यहाँ पर अगर हैड देयर बीन रिटन फ्रेम अगर लिखा होता तो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पैकेट्स लिखा है, तो पैकेट्स जो है वो नेटवर्क लेवल पे ही चलता है। ठीक है, ये लो लेवल सवाल था, क्योंकि मतलब राउटिंग टाइप की चीज़ नेटवर्क लेयर पे ही अपने को ले जाता है, गलती से भी अपने को नेटवर्क लेयर पे ही लेके जाता है, इसलिए मैंने इसको लो में डाला है। ठीक है, ये सवाल 127 नंबर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, बट ठीक है। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर एक कैच है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सेम लैन। आपका कॉलेज, अगर मैं कॉलेज में पढ़े होंगे या किसी इसमें होंगे तो क्या होता है, वहाँ पर सेम लैन होता है। सेम लैन कहने का मतलब सिमिलर लैन नहीं बोल रहा है, सेम लैन मतलब एक ही लैन है, उसमें मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम आ रहा है, वहाँ पर स्विच लगाते हैं। ठीक है, ब्रिज का भी डेफिनेशन ऐसा ही कुछ मिल रहा था, हब का भी डेफिनेशन ऐसा ही कुछ मिल रहा था, इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाला हुआ है। ठीक है, सेम लोकल एरिया नेटवर्क में हो तब स्विच यूज़ करते हैं, जब कोई डिवाइस मल्टीपल लैन्स को जोड़ रहा हो, कि भाई एक मान लीजिए उस रूम का एक अलग लैन चल रहा है, उसको लाया, इस रूम का अलग लैन चल रहा है, ये लेकर के आया, उस बिल्डिंग का अलग लैन है, उसको लेकर के आया, तीनों को जब जोड़ा तो वो कौन काम करता है, ब्रिज काम करता है, कनेक्ट्स लैन विद सेम प्रोटोकॉल। ठीक है, लैन तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन उनमें प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए, राइट। जो रूल्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इज बेसिकली रूल्स। तो उस रूम में जो लैन जो है वो कुछ रूल फॉलो कर रहा होगा, इस रूम में कुछ रूल फॉलो कर रहा होगा, सामने वाला बिल्डिंग कुछ अलग रूल फॉलो कर रहा है, सॉरी सेम रूल फॉलो कर रहा होगा, या कुछ रूल फॉलो कर रहा होगा। अगर वो तीनों सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, सेम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो उन सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है, और वहाँ पर वो जोड़ने का ब्रिज करता है। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर प्रोटोकॉल, सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए और अलग अलग लाइन होनी चाहिए। जब लाइन ही एक है, एक ही लाइन है, मैंने कॉलेज में आप समझ लीजिए हम लोग का एक बिल्डिंग होता था मान लीजिए, ठीक है, उसमें एक ही लाइन होता था, एक ही लाइन में अलग अलग, एक लाइन से 14 रूम्स हैं, तो 14 ही रूम से एक एक लाइन का वायर निकला होगा, वो आकर के स्विच में आके लगेगा। ठीक है, वहाँ उस स्विच से एक लाइन फर्स्ट फ्लोर पर निकल के जाएगा और 14 डिवाइस कनेक्ट करेगा, उस स्विच से सेकंड फ्लोर पर जाएगा, 14 डिवाइस कनेक्ट करेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्विचेस का आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट, SMTP, बहुत ईजी है। ठीक, कुछ लाइन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। देयर आर 3 कॉमन प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू डिलीवर ईमेल ओवर द इंटरनेट, SMTP, POP एंड IMAP। ठीक, ये 3 हम प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं।
अच्छा राउटर वाला जो सवाल था एक कहाँ गया, 126 नंबर नहीं, 126 नहीं, 125 नंबर, उसके लिए कुछ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। 125 नंबर जो ये वाला जो सवाल है, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है, राउटर प्ले अ क्रूशियल रोल इन नेटवर्क कम्युनिकेशन बाय फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन Layer 3 IP addresses. They facilitate interconnectivity between networks while enforcing network segmentation and optimizing traffic. Interconnectivity between networks. Intra-connectivity नहीं बोल रहा, interconnectivity. तो interconnectivity मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी, टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर, ठीक है। और पहला जो लाइन लिखा हुआ है, राउटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नेटवर्क कम्युनिकेशन बाय फिल्टरिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन लेयर 3 IP एड्रेस। तो ये फिल्टरिंग का जो यहाँ बात कर रहा है वो हमारा ऑप्शन सी से मैच हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहाँ पर थे हम लोग, SMTP हो गया था। 139 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, लो लेवल सवाल है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबनेट मास्क इन TCP IP नेटवर्किंग। TCP IP नेटवर्किंग में सबनेट मास्क का क्या यूज होता है, ये सवाल कहीं और आया था, स्टेट में आया था शायद। टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क पोर्शन ऑफ एन IP एड्रेस, ठीक है, करेक्ट। एक जो अपना सबनेट मास्क होता है उसमें कुछ पोर्शन जो होता है वो IP एड्रेस के लिए होता है, कुछ पोर्शन जो होता है वो होस्ट ID के लिए होता है, ठीक है। तो नेटवर्क पोर्शन कुछ होता है और कुछ क्या होता है, होस्ट पोर्शन होता है। तो ये दोनों मिला के क्या बनता है, सबनेट मास्क बनता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी है। और सी क्यों नहीं है, टू कन्वर्ट IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम्स, DNS का हम लोग यूज़ करते हैं, डोमेन नेम सर्विस का यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ ब्लूटूथ वर्जन 5.0। ये सीधा सी स्ट्रीट फॉरवर्ड सवाल था, मीडियम में डाला है क्योंकि अब मतलब ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जैसा नॉलेज मतलब करंट अफेयर्स टाइप का चीज़ हो गया नहीं, तो इसमें उम्मीद नहीं था ऐसा कुछ पूछेगा, बट ठीक है पूछ दिया तो मना नहीं कर सकते कि भाई तुमने गलत पूछा है। तो मैक्सिमम क्या होता है, 2 Mbps का स्पीड होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का सवाल है ये। अब आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड, वेरी लीस्ट एक्सपेक्टेड ये टॉपिक था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मतलब भर के सवाल, 5 सवाल आगे भी है क्या, 5 सवाल पूछा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। मुझे नहीं लगता है कि मतलब 1% बच्चा भी ये पढ़ के गया होगा, बट स्टिल नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कितने मारे ही होंगे इसमें लोगों ने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है। SDLC मॉडल कौन कौन से हैं इसमें, सारे ही SDLC मॉडल है, वाटरफॉल, एजाइल, स्पाइरल, सारे इसमें आते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। मीडियम इसीलिए डाला है मैंने बस क्योंकि हम लोग SDLC नहीं पढ़ते हैं, और हाई नहीं डाला है क्योंकि जिन्होंने भी SDLC सुना होगा उन्होंने वाटरफॉल, एजाइल, स्पाइरल का नाम सुना होगा। चलिए 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट कौन सा नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट। पहला तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब आप सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा ये तो रिक्वायरमेंट है ही ना। मान लीजिए आप कोई होम सर्वेंट हायर करते हैं या कोई किसी आदमी को हायर करते हैं कुछ काम के लिए, तो आप उसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताएंगे, भाई मेरे पास ये सब काम है, ठीक है। सर्वेंट हटाइए, सर्वेंट नहीं जाते हैं। आपने एक कंपनी खोली, आपने किसी को हायर किया, तो आप क्या बोलेंगे उसको, भाई मेरे पास ये सब काम है, तुम कर पाओगे तो करो, ठीक है। तो वहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो होना ही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली, अब मिलिट्री में कोई रिक्रूट कर रहा है किसी को, ठीक है, अब वो मान लीजिए विकलांग है किसी भी कारणवश, ठीक है, तो उसको फिर फील्ड ऑपरेशन नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो दौड़ ही नहीं पाएगा। अगर सबको दौड़ना पड़े, भाग के गोली चलाना पड़े या उल्टा मुँहे भागना पड़े, कैसे भी भागना पड़े, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट भी हमको चाहिए होता है, ठीक है। तो अपने आप में आप क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आपका कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो ही आपको बनाया जाएगा, और आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट होगा मतलब आप फिट होंगे तो ही आपको हायर किया जाएगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंतर्गत फिजिकल रिक्वायरमेंट आ गया, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक चीज़ है कि टर्म मैनेजर मायने रखता है, ठीक है। ये कोई ये नहीं है, जब आप इसको पढ़ते हैं ना, जब सिस्टम रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना और फिजिकल रिक्वायरमेंट बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या MBA मार्केटिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें टर्म आ जाते हैं, जैसे लीगल हो जाता है उसमें टर्म आ जाता है, तो वो टर्म को यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है ये ऑप्शन नहीं होगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं बोलते हैं हम, उसको सिस्टम रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली तार बार तो चाहिए ही होगा, तो उसको थोड़ी ना बोलेगा कि यार सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमको कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है कि आपका रैम कितना होना चाहिए, रोम कितना होना चाहिए, ठीक है। नया नया जो ऐप आता है तो बोलता है कि भाई विंडो 11 आया, मेरे लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल नहीं हो रहा था, क्या है, ऑल्दो मेरा कोर i7 5th जनरेशन है शायद, बट स्टिल इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि उसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट था, जो विंडो 11 सॉफ्टवेयर है उसका जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मेरा लैपटॉप फुलफिल नहीं कर पा रहा था।
ठीक है। तो मैंने भी बोला भाई तुम्हारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, बाहर में जाओ, है ना। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन बग फ्री से रिलेटेड होता है और वैलिडेशन जो है रिक्वायरमेंट्स मीट करने से रिलेटेड होता है। मीडियम लेवल, क्यों मीडियम लेवल? क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको लो लेवल में नहीं डाला है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ चीज़ बनाते हैं ना, उससे पहले उसका एक नकल सा बनाते हैं, ठीक है, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है, एक शॉपिंग मॉल बनाना है, तो अब क्या करेंगे, छोटा सा एक प्रोटोटाइप बनाएंगे कि भाई हाँ यहाँ से सीढ़ी होगा, यहाँ फील्ड होगा, यहाँ पर झूले लगे होंगे, यहाँ पर दुकान होगा, यहाँ पर एस्केलेटर होगा, यहाँ लिफ्ट होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये प्रोटोटाइप में देखने में, तो इससे क्या होता है कि स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, इसका यही काम होता है। फाइनल वर्जन से कोई मतलब नहीं है और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन को रिप्लेस नहीं करता है, डॉक्यूमेंटेशन हमेशा ही रहता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, बेसिकली प्रोटोटाइप बनने से थोड़ा काम आसान हो जाता है। यहाँ पर कुछ मैंने लिखा हुआ है प्रोटोटाइपिंग के लिए। प्रोटोटाइपिंग कैन हेल्प स्पीड अप द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस बाय अलाउइंग डेवलपर्स टू क्विकली क्रिएट एंड टेस्ट अ वर्किंग मॉडल ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने बस प्रोटोटाइप का वो आपको एग्जांपल बताया था कि एक बिल्डिंग का आपने छोटा प्रोटोटाइप बना लिया, बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर जब बनाने जाते हैं तो उसका एक छोटा मोटा एक मतलब हल्का फुल्का सा कुछ बना लेते हैं, लाइट टाइप का, ठीक है ना, है ना, यूपीआई लाइट होता है ना जैसे, उस टाइप का कुछ, और फिर उसको चला के देखते हैं हाँ ये चल गया, तो फिर उसको हैवी बनाते जाते हैं, ठीक है। तो वो प्रोटोटाइप था, ईजी वाला वर्जन था, उसको फिर टफर वर्जन जो एक्चुअल वर्जन है वो बनाते हैं उससे। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ, बहुत गर्मी है दोस्त, रिकॉर्डिंग करने के लिए पंखा लाइट्स मतलब सब बंद करके रखता हूँ कि भाई गर्मी ना लगे। बट व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या प्राइमरी गोल है यार? टू डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट विद इन बजट एंड शेड्यूल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कोड एफिशिएंटली, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आता है आपका कोड जो है वो एफिशिएंटली डेवलप होना चाहिए, ठीक है। और बाकी दूसरा तो बहुत कॉमन पॉइंट है, दैट इज़ कि बजट जो है कस्टमर का सो मीट होना चाहिए, उसका जो टाइम कॉन्स्टेंट है कि भाई डेडलाइन है कि 10 दिन बना के दो, तो वो में मीट होना चाहिए। तो ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, ठीक है। 136 नंबर इजी सवाल, ऊप्स के पिलर कौन कौन से हैं? तीनों ही ऊप्स के पिलर हैं, इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म भी ऊप्स का पिलर है, दैट इज इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस? जावा में इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंट्स यूज़ करते हैं। अब जावा से सवाल पूछेगा, ये सपने में भी नहीं था, मतलब कुछ भी कर रहे हैं यार ये लोग, है ना। विच कीवर्ड इज यूज्ड इन जावा टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस? एक्सटेंट्स कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं हम लोग। अगला क्या है? What is the access specified used to make members of a class accessible only within the same packaging? ठीक है, सेम पैकेज बोल रहा है, सेम पैकेज में बहुत सारे क्लास हो सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट बोल देंगे तब तो उसी क्लास से आप उसको मतलब हैंडल कर पाएंगे। अगर आप पब्लिक बोल देंगे तो कोई भी आकर मुंह मार जाएगा, है ना। प्राइवेट बोल दिया तो अपने घर में मुंह मारेगा, पब्लिक बोल दिया तो पूरा बाहर में मुंह मारेगा। हम चाहते हैं कि खाली बिल्डिंग वाले मुंह मारे, बाहर की बिल्डिंग वाले, मतलब पैकेज जो है वो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग वाले खाली मुंह मारे, ठीक है। मैं खाना की बात कर रहा हूँ ना, खाना बन रहा घर में, अब उसको मैंने पब्लिक कर दिया तो सब आके मुंह मारेगा, बाहर वाला भी आएगा, बिल्डिंग के बाहर वाला भी आएगा, ठीक है। प्राइवेट बोल दिया तो घर वाले खाली मुंह मारेंगे, अब घर वाले के लिए तो बनता ही है, बट स्टिल मान लेते हैं कि 2-4 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो वो लोग भी मुँह मार दिए, ठीक है। और एक प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड में भी कुछ था कि यहाँ पर एग्जैक्टली सेट नहीं बैठ रहा था। यहाँ पर पैकेज प्राइवेट, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पैकेज प्राइवेट होता है। पैकेज प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बिल्डिंग वाले हैं वही मुंह मारेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हाई लेवल है क्योंकि ये जावा से सवाल था और पैकेज प्राइवेट नाम का चीज़ हमने C++ में नहीं सुना था। इनहेरिटेंस इन ऊप अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर क्लास। ऑब्वियसली पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी और बिहेवियर जो है इनहेरिट करेगा। ओवरराइड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, मतलब कि पेरेंट क्लास में जो अगर कोई मेथड है उसको ओवरराइड कर सकता है, ये हमने पढ़ा हुआ है इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस हमने C++ में पढ़ा था, देखा था, तो वहाँ से ये सवाल होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मीडियम में डाला है, मोर देन वन अबव हो जाएगा इसका आंसर। चलिए एक पेज और है, इसके बाद जल्दी खत्म करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ HTML इन वेब एप्लीकेशंस? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सवाल है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब HTML भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, ठीक है। वो ऑब्वियसली वेब डेवलपमेंट के लिए होता है और ये सब अपना कोड डेवलपमेंट के लिए होता है, बट स्टिल व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ HTML एप्लीकेशन? टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेजेस, स्टाइल जो है और इंटरेक्टिविटी जो है, ये HTML
का पर्पस नहीं होता है। ऑल्दो कुछ इसमें बेसिक्स बने होते हैं कि आप थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर कर सकते हैं, बट मतलब मेजरली इससे नहीं करते हैं वो काम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम लोग C++ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये सवाल में मैंने बहुत खोजा, ये हाई लेवल सवाल है और ये मैंने बहुत खोजा इस पर कि भाई एग्जैक्ट आंसर क्या मिले। तो ये क्या है कि HTML CSS जो है वो क्लाइंट साइड के हैं, ये तो क्लियर हो गया। C++ कहीं नहीं मिल रहा था, एक जगह मिला कि पहले C++ यूज़ होता था एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हाल्टिंग प्रॉब्लम। ठीक है, हाल्टिंग प्रॉब्लम का कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। हाल्टिंग प्रॉब्लम TOC का सवाल है। ठीक है, और हाल्टिंग प्रॉब्लम कौन लेके आए थे, एलन ट्यूरिंग महाराज लेकर के आए थे। इन्हीं के नाम पर ट्यूरिंग मशीन का भी नाम पड़ा हुआ है। और ये जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा नॉट कंप्यूटेबल, आंसर C हो जाएगा। हाई लेवल सवाल, TOC से सवाल उम्मीद नहीं था। ये जो मुझे मिला था आपको, यहाँ मैं आपको बता रहा था ना, ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, है ना। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट। प्रीवियसली CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट्स were used to implement server side scripting and CGI was created to execute scripts written in computer language such as C++ or Perl on the websites। ठीक है, यहाँ से ये सवाल का आंसर निकल के आया। मतलब लगता है बढ़िया आदमी को बैठाया था क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का कौन सा ये नहीं होता, तो इनपुट टेप और कंट्रोल यूनिट ट्यूरिंग मशीन का पार्ट होता है, आउटपुट टेप कोई पार्ट नहीं होता। अब ट्यूरिंग मशीन जो है हम नहीं पढ़े होंगे, बहुत लोग कम ही लोग पढ़ के गए होंगे, इसलिए इसको मैंने हाई लेवल में डाला है। हाई लेवल इटसेल्फ मीन्स कि लोग कम पढ़ के गए होंगे। ठीक है, अब ये आखिरी पेज जो है था, इसका मतलब ये भी बहुत अनएक्सपेक्टेड पार्ट था। ठीक है, ये भी बहुत क्या था, अनएक्सपेक्टेड पार्ट। तो विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज इन IT डिवाइसेस फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ठीक है, तब पहला जो दिमाग में मेरे आया वो वाईफाई था, है ना। मतलब ऑनेस्टली पहला जो मेरे दिमाग में आया दैट वाज वाईफाई, कि भाई वाईफाई के अलावा क्या है, ब्लूटूथ तो क्या है, बगल में तो जाता है, खत्म हो जाता है ब्लूटूथ कनेक्शन, लेकिन नहीं, ब्लूटूथ और 4G LTE भी यू आता है इसमें। ठीक है, तो IoT में शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए 4G LTE वाईफाई ब्लूटूथ तीनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम में क्यों रखा है इसको, क्योंकि वाईफाई ब्लूटूथ स्ट्राइक कर जाना चाहिए था, 4G LTE नहीं भी करता एक बार के लिए, तो वाईफाई ब्लूटूथ स्ट्राइक कर जाता तो आप शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बता करके इसको टिक मार सकते थे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ IoT प्रोटोकॉल यूज्ड इन डिवाइस कम्युनिकेशन। ठीक है, डिवाइस कम्युनिकेशन में MQTT तो पर्टिकुलरली IoT कम्युनिकेशन के लिए ही बनाया हुआ है, जो ऑप्शन C है, लेकिन A और B से भी हम लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में। HTTP FTP से भी हम लोग चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। और ये बहुत हाई लेवल सवाल था। ठीक है, अगर ये मोर देन वन एबव नहीं होता तब इसका आंसर MQTT होता, चूँकि ऑप्शन D दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। ठीक है, 146 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ AI। ठीक है, सब इसका मतलब ये तो मीडियम सवाल मैंने इसीलिए रखा क्योंकि मशीन लर्निंग, रोबोटिक, अब AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें आपने देखा होगा एक वायम नाम की लड़की या कुछ थी जो ऐसा हाई हेलो करते रहती थी, तो रोबोट तो होता ही है। अब रोबोट होगा तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करेगा। आपने एलेक्सा को बोला एलेक्सा मुझे गाना सुनाओ, तो एलेक्सा इज एबल टू डिकोड व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, एंड व्हेन इट डिकोड्स व्हाट यू आर सेइंग एंड रिप्लाइज अकॉर्डिंगली, तो मतलब कि वो नेचुरल लैंग्वेज आप वो सुन रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो वो AI का काम है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सब फील्ड ऑफ AI में आ जाता है। मशीन लर्निंग, अब कहीं पर आप जाकर टकरा गए तो आपको समझ में आना चाहिए कि टकरा गए तो आपको फिर उधर ही नहीं बढ़ना है, वापस लौट के आना है ना। तो ये मशीन लर्निंग का काम होता है कि वो जो एक्सपीरियंस मिलता है ना उसको उससे वो लर्न करते जाता है। और रजनीकांत का एक मूवी था ना रोबोट पे, उसमें देखा होगा कि पहले उसको इमोशन नहीं था, तो एक मतलब निर्वस्त्र महिला थी जो बिल्डिंग में आग लगी थी, तो वो उसको उठा के ले आया, है ना। फिर बहुत उसका थुथु हुआ कि भाई तुम एक निर्वस्त्र महिला काहे लेकर आ गए, तो उसको उसमें इमोशन डाला, तो फिर वो रोबोट को ऐश्वर्या से प्यार हो गया, लो भैया। और फिर रजनीकांत को पता चला कि इसको ध्वस्ती करो, ध्वस्त करने गया तो 50 नहीं 100 हज़ार तो पता नहीं सैनिक आ गया था उसका, उसी खुद के टाइप का। खैर, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ ई-कॉमर्स मॉडल। ई-कॉमर्स मॉडल पे भी सवाल है दोस्त। ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस नहीं होता है,
बिजनेस टू कंज्यूमर होता है B2C, आप दुकान पे जाते हैं और एक चीज़ खरीदते हैं, वो B2C होता है। C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मेरे पास कोई सामान है मुझे पसंद नहीं है, मैंने OLX पे बेच दिया, दूसरा ने खरीदा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल हो गया। मैं बिजनेस नहीं चला रहा हूँ ना, मैं तो बस कंज्यूमर हूँ एक, ठीक है, और मैंने OLX पे बेच दिया तो वो भी सामने वाला कंज्यूमर ही है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल हो गया, ठीक है। तो ये अपना जो बी वाला ऑप्शन है कंज्यूमर टू बिजनेस जो है, ये जनरली हम लोग नहीं देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ B2C ई कॉमर्स वेबसाइट? अलीबाबा अमेजोन दोनों ही B2C है, मैंने बिजनेस टू कंज्यूमर्स, ठीक है। अमेजोन तो है ही है बिजनेस, मैन दुकान बैठा हुआ है, हम खरीद रहे हैं। अलीबाबा भी यही काम करता है। अलीबाबा में वैसे C2C भी होता है, बट इसमें B2C भी है, ऐसा नहीं है B2C नहीं है, तो मुझे बने हो जाएगा आंसर, ठीक है। गूगल नहीं है, गूगल क्यों नहीं है? गूगल इज अ सर्च इंजन। लास्ट सवाल मल्टीमीडिया से है दोस्त, ये भी पूछ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीमीडिया ऑथोरिटी टूल? राइट, अब ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल बहुत हाई लेवल सवाल है, कौन पढ़ता है यार ये सब, क्या के लिए है ये लोग, ठीक है। MS वर्ड, फोटोशॉप, ये MS वर्ड में आप ऑथरिंग टूल MS वर्ड है, ठीक है, मतलब जोक्स अपार्ट, ऑथरिंग टूल जो है वो MS वर्ड है। ऑथरिंग टूल का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते, तो ऑब्वियसली एक पेज में आप उसका फ़ोटो मॉडिफाई कर सकते हैं, आप फ़ोटो मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो लिखा हुआ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और एडोब फोटोशॉप में भी आप फोटो मॉडिफाई कर सकते हैं। बट सवाल यहाँ पे है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल पूछा है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल जो है वो एडोब फ्लैश होता है, ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है, ये आंसर कीज़ है बस। इसका एनालिसिस और डिस्कशन जो है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, मैंने सोचा था इसी में कर लूँगा, लेकिन अब ऑलरेडी 1.25 घंटा से ऊपर जा चुका वीडियो, और जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो भी पक गए होंगे मेरी आवाज़ सुनते सुनते, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर हम उस पार्ट को भी क्लियर कर लेंगे। तब तक आप लोग ये देखिए, ठीक है, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं आप लोग, आप अपना कैटेगरी और अपना स्कोर लिखिए, ठीक है, उससे मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ उतना ही जा रहा है या उससे ज़्यादा जा रहा है या उससे कम जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपना कैटेगरी और उसको देखिए, कैटेगरी और मार्क्स को लिखिए प्लीज़। थैंक यू, और बताइए कैसा क्या लगा, कुछ ऑब्जेक्शन लगे मतलब मेरे आंसर कीज़ में तो प्लीज़ बताइए। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।